भारत के खिलाफ नापाक साजिश। देश में बैठे दुश्मनों का खौफनाक प्लान। भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्लान। धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश। मुस्लिम युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग। विदेशी पैसों से देश में आतंकी प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान है और इस साजिश की शुरुआत पटना से हो चुकी है। यह साजिश इतनी बड़ी है कि इसको अंजाम देने के लिए पीएफआई पूरे साजो सामान के साथ जुटा हुआ है। नए नए लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस साजिश के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विदेशी मुल्कों से फंडिंग तक हो रही है और इस साजिश में झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर और सिमी का एक पूर्व सदस्य भी शामिल है। पुलिस आतंक के इस मॉड्यूल को ध्वस्त करने में अब जुट चुकी है। इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह कि फुलवारी शरीफ मामले में एक और बड़ा खुलासा। आतंकियों की दंगा फैलाने की मंशा थी। यह बड़ी खबर इस वक्त जिसमें आतंकियों की मंशा दंगा फैलाने की थी। फुलवारी शरीफ को इसके लिए चुना गया था। यह वो टारगेट था आतंकियों का। अब तक इस पूरे मामले में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी जानकारी और खुलासा यह भी कि साउथ से 12 लोगों के आने की भी सूचना मिल रही है। आईबी दिल्ली से मिली जानकारी के बाद इस पर कार्रवाई करती नजर आई। एनआईए और एटीएस की बड़ी कार्रवाई में 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनकी मंशा थी फुलवारी शरीफ में दंगा फैलाने की। तो आतंकियों ने पटना को दहलाने की साजिश रची थी। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम चल रहा था और इसके लिए दक्षिण भारत से 12 सदस्यीय टीम के पटना आने की जानकारी आईबी दिल्ली ने दी थी, जिसके बाद एनआईए की टीम हो, एटीएस की टीम हो या फिर स्थानीय पुलिस हो, इन सभी ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की और आतंक के ट्रेनिंग देने का काम करने वाले सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी का सगा भाई अतहर परवेज, झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे अब पूछताछ भी की जा रही है और इसके लिए इन लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग की जा रही थी। केरल जैसे राज्यों से फंडिंग मिलती थी। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका प्लान चल रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अब तक इस पूरे मामले में 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। इसी के मकान अहमद पैलेस से आतंकी गतिविधियां चल रही थी। इसी मामले में जिस दूसरे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उस आतंकी का नाम अतहर परवेज है। इन चेहरों को पहचान भी लीजिए और जान भी लीजिए। अतहर परवेज जो फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला है। मोहम्मद जलालुद्दीन रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, झारखंड पुलिस। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये वो चेहरे हैं जिन पर आपको कभी शक नहीं होगा। अतहर परवेज प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व सदस्य है। वर्तमान में पीएफआई और एसटीपीआई का सक्रिय सदस्य है। ये
पटना पुलिस के द्वारा शहरी क्षेत्र में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र के एरिया में एक कार्यालय चल रहा था। वहाँ पर कुछ देश विरोधी गतिविधि और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की गई, तलाशी ली गई है। वहाँ से कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, कुछ पीएफआई और उससे संबंधित अन्य संगठनों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद होने की सूचना है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस कांड का अनुसंधान बड़ी स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। शीघ्र ही इस मामले में और भी कार्रवाई की जाएगी तो पूरे मामले का खुलासा एक बार में हो पाएगा। अभी जो मामला प्रतीत होता है वो संगठन से जो गतिविधियां हैं और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में वैमनस फैलाने से संबंधित प्रतीत होता है। उसकी गहन छानबीन की जा रही है, कांड दैनकी में साक्ष्य लाया जाएगा और अल्टीमेटली ये न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया। मोहम्मद जलालुद्दीन जो है वो झारखंड में एसआई के तौर पर सेवारत रहा, रिटायर किया। क्या झारखंड से भी इसकी डिटेल रिपोर्ट ली जाएगी? झारखंड पुलिस से भी इसके बारे में संदर्भ में जानकारी लिया जाएगा कि कहीं जो हिंदी पारा का इलाका रहा है वहाँ भी ये इस तरह से न्यूसेंस नहीं फैलाया या आतंकी को तैयार तो नहीं किया है? इस तरह की छानबीन बिहार पुलिस करेगी। जो हमारे पटना पुलिस के अलावा जो बाकी संगठन हैं मुख्यालय स्तर पर, जिसमें विशेष शाखा, एटीएस और बाकी हमारी जो इकाइयां हैं, वो सभी पटना पुलिस से टच में हैं। जो भी सूचनाएं मिलेंगी उसको हम लोग बाकी स्टेट से जहां भी ज़रूरत होगी वहां शेयर भी करेंगे और पुलिस के अनुसंधान के क्रम में जो भी हम लोगों को सत्यापन करना है वो सत्यापन भी हम लोग शीघ्र करेंगे ताकि पूरे मामले का खुलासा भी हो जाए और सही तथ्यों को, साक्ष्यों को हम लोग सामने ला सकें। अतर प्रवेश के बारे में बताया जा रहा है कि सेमी का पुराना सदस्य रहा है, सेमी के जितने भी पुराने लोग थे सबको एकजुट कर रहा था और ट्रेनिंग भी जो है वो जलालुद्दीन के द्वारा दी गई है। क्या ये सत्यापित हो चुका है ये पूरी तरह से कि सेमी का वो सदस्य है और सेमी के लोगों को वो इकट्ठा कर रहा था देश में या राज्य में जो है विध्वंस फैलाने के लिए? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसकी अधिकृत जानकारी और उसकी तथ्यात्मक पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन सभी पहलुओं पर पुलिस के द्वारा विशेष टीम बना के कार्रवाई की जा रही है। और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, हर बीतते घंटे के साथ एक नई जानकारी आ जाती है, एक नया खुलासा आ जाता है और इनके विध्वंसक इरादे का खुलासा होता है। कितनी बड़ी साजिश, ये देश में रहकर ही देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे, आम लोगों की तरह, आम लोगों के बीच रहकर। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्या अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इनके तमाम जानकारियां, लिंक्स को खंगाला जा रहा है इस वक्त? देखिए, मैं एक अपडेट कर दूं इस पूरे मामले में। आज सुबह में एक शख्स को हिरासत में लिया गया था और अभी से थोड़ी देर पहले 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया, यानी 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। आज की बात कर ले, 2 लोगों को ऑलरेडी पहले अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो अहमद पैलेस है उसके मकान मालिक हैं और एक मोहम्मद अतहर है जो प्रतिबंधित संगठन सिम्मी का सक्रिय सदस्य रहा है। हालांकि फिलहाल वो रिस्ट्रिक्टेड संगठन है और उसको बैन कर दिया गया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अधिकृत जानकारी नहीं होने की बात एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार कर रहे थे, लेकिन पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और उसका ये दावा है कि मोहम्मद अतहर जो है वो प्रतिबंधित संगठन सिम्मी का सक्रिय सदस्य रहा है, जो पुराने सदस्यों को लेकर बाकायदा मार्शल आर्ट की आड़ में ट्रेनिंग दे रहा था। और मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो कह सकते हैं आप, यहाँ पर खड़ा हूँ और बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ उस मकान की जो अहमद पैलेस है और जिसके बारे में ये दावा किया गया है कि यहीं से जो एक्टिविटीज़ है, जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसको मार्शल आर्ट की आड़ में अंजाम दिया जा रहा था। और तमाम दावे पटना पुलिस ने किए हैं। पटना पुलिस का ये कहना है कि न केवल केरल बल्कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के कई युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा यहाँ बुलाया गया था। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन SDIF जो अतहर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने इसी संगठन की आड़ में सिमी के पुराने सदस्यों को एकजुट किया था और गोपनीय तरीके से वो प्रशिक्षण देता था यहाँ पर। और
तमाम तरह के दावे, हथियार चलाने से लेकर देश में उन्माद फैलाने, दो जो समुदाय हैं उनके बीच आपसी वैमनस्य पैदा करने, फुलवारी शरीफ को बदनाम करने, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने 2047 तक। संजय, सवाल तो यही उठता है कि फुलवारी शरीफ में दंगा फैलाने की इनकी मंशा थी, फुलवारी शरीफ का ही चयन क्यों? तो बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, जो स्थानीय विधायक हैं। 1 मिनट, गोपाल रविदास जी, फुलवारी शरीफ को यह बदनाम करने की कोशिश की गई, क्यों? आपने देख पूरे देश से को बदनाम किया जा रहा है, भाजपा आरएसएस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गोपाल रविदास जी, पटना पुलिस भाजपा और एनडीए के इशारे पर चल रहा है। नीतीश कुमार के बजाबता यहाँ तोता जय मनीष कुमार बैठा हुआ है, जिसने 2021 का अपराधी है। पूछिए कि देश से बड़ा क्या राज्य और राज्य से बड़ी क्या पार्टी होती है? ये क्या यहाँ पर आतंकियों का भी ये धर्म देखेंगे? आतंकी आतंकी होते हैं, वो किसी धर्म विशेष के नहीं होते हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं होते हैं। देश का हित जो है सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके आगे अगर पुलिस दावे कर रही है कि रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है पटना पुलिस, वो अगर दावे कर रही है तो इसको पॉलिटिकलाइज रूप में देखना कहाँ तक न्यायोचित और न्यायसंगत है? मैं तो पुलिस को मदद करना चाहता हूँ, पूरे फुलवाड़ी की एक आवाम मदद करना चाहती है। सिर्फ सवाल मांग कर रही है कि किसी भी अपराधी को आप पकड़िए, लेकिन साक्ष्य दीजिएगा ना वो अपराधी है। वो आदमी को ले गया है जो झारखंड से लेकर बिहार तक, बिहार की सेवा किया है, झारखंड की सेवा किया है। वह इलाका जहाँ पर मकान मालिक जलालुद्दीन साहब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो मोहम्मद अतहर है उनके बारे में बताया जा रहा है और पुलिस ने बाकायदा रिलीज जारी किया कि वो सिमी से रिलेटेड हैं, वो कई लोगों से जुड़े हुए हैं, कई जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग थे उनके वो बेलर रहे हैं। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। कोई नागरिक अगर यहाँ किराया लेना चाहेगा तो उसके लिए क्या जरूरत है? बजाबते मोहम्मद जलालुद्दीन साहब ने एग्रीमेंट कराया है कि हम एनजीओ खोलेंगे, तो उन्होंने एग्रीमेंट कराया है, एग्रीमेंट पेपर है। एनजीओ के नाम पर किस तरह की ट्रेनिंग देंगे? यहाँ की अगर कुछ हो जाता है, दंगा अगर फुलवारी शरीफ में हो जाता और उसके बाद क्या ये सवाल नहीं पूछते कि क्या कर रही थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या कर रही थी एटीएस, क्या कर रही थी यहाँ पर तमाम एजेंसियां? मकसद में कामयाब हो जाते तो फुलवारी की बदनामी नहीं होती, आपको नहीं लगता है? तो भाई जो अपराधी जेल के सलाखों में जाना चाहिए, तो लेकिन जो निर्दोष को ले जाके बदनाम कर रहे हैं फुलवाड़ी, ये कैसे जान गए? ये कैसे जान गए? इंतजार करते हैं, आज ही कैसे ये क्लीन चिट दे रहे हैं? सेवा किए हैं यहाँ के एक लोग, शुरू से बचपन तक बूढ़ा बुजुर्ग सब लोग बोल रहे हैं। पुलिस किराएदार तो कोई रह सकता है भाई, वो आएगा और जाएगा। जांच के मामले में क्या गंभीर रूप से जांच करे, लेकिन मेरा दावा है कि जलाल साहब निर्दोष हैं, इनको तंगो तबाह किया जा रहा है और यह तबाही हम समझते हैं कि सरकार के इशारे पर चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है इनको, संजय, इनको सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है आपको? निश्चित रूप से भरोसा है, जांच करे, हम उनको मदद करेंगे। जांच करे एजेंसियां, वो मदद करेंगे। जो गोपाल रविदास विधायक हैं और इनका यह चुनावी कार्यालय भी रहा था, ये कहना है कि मोहम्मद अतहर के खिलाफ जांच हो रही है और अगर कुछ बात सामने आती है तो पुलिस जांच, दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग काफी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं और काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं और निश्चित तौर पर ये जो मामला सामने आया है उसके बाद एक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है स्थानीय लोगों में। पटना पुलिस ने 3 लोगों को आज हिरासत में लिया है और आगे किस तरह बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए इस पूरे मामले पर और बड़ी जानकारी और खुलासा। पुलिस के खुलासे पर एनआईए और आईबी की नजर है, दिल्ली की एजेंसियां इस पर नजर रख रही हैं। सिमी कनेक्शंस को खंगालने में आईबी की टीम जो है वो इस वक्त जुट गई है। संदिग्धों से पूछताछ की डिटेल साझा भी की जाएगी। पटना पुलिस के संपर्क में एनआईए की टीम इस वक्त है, क्योंकि जो तमाम दस्तावेज मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। दस्तावेज मिले हैं, सबूतों को अब साझा किया जाएगा, एनआईए से जानकारी साझा की जाएगी और इस पर भी अब तहकीकात का दायरा जो है वो बढ़ता नजर आएगा। संजय, सीधे तौर पर इसे किसी राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आतंकी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उस घटना की जद में सब आते हैं, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। लेकिन बदनाम बिहार होता है, बिहार के वो इलाके होते हैं जहां पर दूसरे सामान्य नागरिक भी रहते हैं। सवाल यही है कि जिन साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है, क्या वो साक्ष्य भी नकार दिए जाएंगे?
देखिए लोगों के अपने दावे हैं, अपनी दलील है, लेकिन जो एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, चाहे बिहार एटीएस हो, पटना पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, जो दूसरी एजेंसियां स्पेशल ब्रांच, वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं और यही कारण है कि 3 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है और आगे जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखना होगा जब जांच परत दर परत आगे बढ़ती है तो किस तरह के खुलासे सामने आते हैं, लेकिन अब तक जो खुलासे हुए हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर एजेंसियां क्या रिजल्ट सामने लाती हैं सब पर सबकी निगाहें उस पर हैं, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा है और इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फुलवारी शरीफ को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश थी उसका भी खुलासा हुआ। कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस दावे कर रही है वो दावे अपनी जगह अब भी कायम है। जी विभा। बिल्कुल संजय, इसीलिए अब एनआईए ने कहा है कि तमाम जो जानकारियां जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए उसे साझा किया जाए एनआईए के साथ, क्योंकि अब उसकी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। कहां तक ये नेक्सस फैला हुआ था, किन किन लोगों से ये लोग संपर्क में थे, क्योंकि ये 1-2 दिन की बातचीत नहीं है या 1-2 दिन में ये तमाम प्लानिंग नहीं की गई होगी, इसके पीछे लंबा वक्त दिया गया है। और सवाल यह भी कि अगर झारखंड पुलिस से जुड़ा हुआ कोई शख्स इसमें शामिल था तो क्या बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को क्या साझा नहीं किया गया होगा अब तक? देखिए जो इनपुट है उसके अनुसार 2 महीने से ये एक्टिविटी जो थी वो चल रही थी यहाँ पर और 11 तारीख की रात छापेमारी हुई। 2 महीने में कहीं ना कहीं जो बिहार की एजेंसियां हैं चुकी हैं और चूंकि अतहर का जो पुराना उसका बैकग्राउंड रहा है उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन जो आईबी का इनपुट है दिल्ली से उसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई है और आगे अभी भी आईबी की तरफ से कई इनपुट्स मिले हैं बिहार पुलिस को जिस पर आगे कार्रवाई चल रही है। झारखंड पुलिस से भी इस पूरे मामले में सहयोग लिया जाएगा। अभी बातचीत भी हुई है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मौजूदा जो एविडेंस पटना पुलिस की तरफ से दिए गए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 2 महीने से अगर एक्टिविटी चल रही थी तो उस पर जो बिहार की एजेंसियां हैं उनकी निगाह क्यों नहीं गई, क्यों इस तरह की गतिविधियों को रोका नहीं गया, तमाम सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। और हालांकि फिलहाल अब जो एक्शन है 3 लोगों को आज हिरासत में ले लिया गया है। पहले 2 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, अतहर और जलालुद्दीन जो बिहार झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। तो ये कार्रवाई क्रॉस इंट्रोगेशन होगा, रिमांड पर लेने की बात भी कही जा रही है पटना पुलिस के अधिकारियों द्वारा। तो आगे किस तरह की जांच होती है बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है और किस तरह का जो फैक्ट है वो सामने आता है। बिल्कुल संजय, इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि साउथ से 12 सदस्यीय एक दल, एक टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, जिनमें अलग अलग राज्यों के लोग संभवतः हो सकते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर ट्रेनिंग बजाबता ली। इसे लेकर पटना पुलिस कोई जानकारी साझा कर रही है क्या? जी देखिए, जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है केवल साउथ में तमिलनाडु से नहीं, उत्तर प्रदेश से और उसके अलावा केरल से, तमाम जो 3-4 राज्य हैं जहां के नाम आए हैं वहां से यूथ पहुंचे थे। होटल में बाकायदा अपना नाम बदल के रह रहे थे, ये पटना पुलिस के दावे हैं और उसकी जांच पुलिस ने की है। उसके बाद पुलिस ने इस तरह के खुलासे और दावे बाकायदा आधिकारिक तौर पे किया है और एक जिम्मेवार एजेंसी ने इस तरह के अगर खुलासे किए हैं तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। देखना होगा आगे किस तरह की बात सामने आती है, चूँकि अभी जाँच और कार्रवाई और छापेमारी लगातार चल रही है और देखना होगा शाम तक और परत दर परत जब जांच आगे बढ़ती है तो किस तरह का खुलासा पटना पुलिस, बिहार पुलिस और बाकी की एजेंसियां, स्पेशल ब्रांच हो या फिर एनआईए को असिस्ट किया जा रहा है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, अब ये तमाम कड़ियों को जोड़कर इसे अब जांच के दायरे में अब लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और इस वक्त एक और बड़ी खबर देखिए, न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी जिसमें बड़ी जानकारी 6-7 जुलाई को बैठक हुई थी। 1 सप्ताह पहले बैठक को यहां पर अंजाम दिया गया था। 1 सप्ताह पहले ही यह बैठक हुई, एफआईआर में इसका जिक्र भी है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है और यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। और ये देखिए, ये आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी जिसे आप देख रहे हैं। 6-7 जुलाई को बैठक किया जाता है और ऐसे में 1 सप्ताह पहले ही बैठक होती है। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है और इस एफआईआर की कॉपी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जो न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी इस वक्त मौजूद है। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए पटना से। अमित, एफआईआर की ये कॉपी जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि 6 और 7 तारीख को बैठक को अंजाम दिया गया, बैठक की गई।
देखिए बिल्कुल इस एफआईआर के कॉपी में सीधे तौर पे जिन बातों की चर्चा हो रही थी वो अब प्रमाणित हो चुका है। इस एफआईआर के कॉपी से एफआईआर के कॉपी में सीधे तौर पे जो थानाध्यक्ष हैं फुलवारी शरीफ के, उन्होंने जो जिक्र किया है उसके मुताबिक इन बातों को बताया गया है कि प्रस्तावित प्रधानमंत्री की जो सभा थी, जो कार्यक्रम था पटना भ्रमण के लिए जो आ रहे थे, उसमें गड़बड़ी फैलाने की नापाक मंसूबा ये तमाम जो लोग हैं वो पाल रखे थे। चाहे मोहम्मद जमालुद्दीन हो या अख्तर इंसारी जो है, दोनों ने इस तरह की प्लानिंग की थी और बाहर से लोग बुलाए गए थे। ये एफआईआर में इन बातों का जिक्र किया गया है। हालांकि जब इसको लेकर के पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों से हमने बात की तो उन्होंने इस तथ्य को छुपाना चाहा, उन्होंने गुमराह करना चाहा मीडिया को, और सीधे तौर पे उनके तरफ से ये बातें कही गई। सुबह जब उनकी हमारी बात हुई थी तो उसमें मनोजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है, ना ही इसको लेकर के कोई भ्रांतियां फैलाई जाए। यहां तक कि कुछ मीडिया हाउसेस को भी जो है वो लगातार कह रहे थे कि भ्रांतियां फैला रहा है। लेकिन अब एफआईआर की कॉपी एक सुपर एक्सक्लूसिव जो कॉपी है वो न्यूज 18 के हाथ लगी है और इसमें सीधे तौर पे जो जिक्र किया गया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री जो पटना भ्रमण पे आने वाले थे, जो आए थे, उसको लेकर के ये नापाक मंसूबा पाला गया था। इन दोनों की तरफ से ये तैयारी की गई थी, बाहर से लोग बुलाए गए थे और कहीं ना कहीं नापाक मंसूबे में भले ही ये लोग कामयाब ना हो, लेकिन जो सीमी के पुराने सदस्य हैं उनको इकट्ठा करने का काम से लेकर के नापाक मंसूबा, जिस तरह से 2013 में तस्वीर पटना के गांधी मैदान में देखने को मिली थी, उसी तरह की तैयारी यहां पे भी विधानसभा में इन लोगों की तरफ से की जा रही थी। हालांकि मौका नहीं मिल पाया, या फिर यूं कहें तो जो जिन लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था वो उतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत नहीं जुटा पाए और प्रधानमंत्री की जो सभा हुई, जो कार्यक्रम रहा, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन इनकी मंशा किस हद तक थी ये सब जग जाहिर हो चुका है। और देखिए एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसे हमारे सहयोगी अमित दिखा भी रहे हैं। तो अधिकारी इस पर कुछ भी भले ना बोल पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खामियां भी उजागर होती हैं कि वक्त रहते इन लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिल पाती और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में हिचक क्यों है, जानकारी रखने में अधिकारी क्यों ढीलापन रवैया दिखाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि आतंकी हैं और ये घटनाओं को कहीं भी अंजाम देने से गुरेज नहीं करते हैं। राष्ट्र पहले है, देश पहले, और उसके बाद राज्य की बात होगी, पार्टी की बात होगी, पुलिस प्रशासन और व्यवस्था की बात होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखते चलिए। ये है वो एफआईआर की कॉपी जिसमें 6 और 7 जुलाई को बैठक की जाती है। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर यहां पर कहीं ना कहीं फुलवारी शरीफ में दंगा फैलाने की इनकी कोशिश थी, उस आगमन में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करने की कोशिश थी। हालांकि इसमें ये नाकाम रहे और अब 3 शख्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। में जमीनी विवाद में खुद का ही घर और ऑटो फूंकने का वीडियो